एवरीवन, आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का फुल रेड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मास की तरह। किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मैटर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं। और देखें, चार्ज जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और चार्ज किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है उस पे जो चार्ज है हमारा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम देखेंगे पहला अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि कोई भी दो अगर लाइक चार्ज है तो वो आपस में रिपेल करते हैं, और दो अगर अपोजिट चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। किसी भी बॉडी पे अगर हमको चार्ज फाइंड करना है तो उस बॉडी पे पूरा टोटल चार्ज जो है वो एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। उसको जितना भी चार्ज है प्लस का माइनस का सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो वो इक्वल टू जितना होगा वही हमारा टोटल चार्ज होगा उस बॉडी पे। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जो कि होता है Q = ±NE। नेक्स्ट है हमारा जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 होता है। नेक्स्ट है हमारा इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज में होता है कि चार्ज जो है हमारा वो इनवेरिएबल नेचर का होता है। इनवेरिएबल का नेचर का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे जो टोटल चार्ज जो रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पे जितना टोटल चार्ज है वही चार्ज अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करा दें तो उस पे उस टाइम भी मोशन के समय भी उतना ही चार्ज होगा जितना कि रेस्ट पे है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम जानते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें हम देखेंगे कि नोट करके इसमें लिखा है कि किसी भी बॉडी पे अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अगर किसी भी बॉडी पे एक्सेस मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम 3 मेथड देखेंगे चार्जिंग के। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग। कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेंगे उसको हम रब कर देंगे। रब करने पे जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो किसी बॉडी पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और किसी बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिस बॉडी पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे, और जिस बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। तो इससे दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों बॉडी पे चार्ज आ जाता है, दोनों बॉडी चार्ज हो गया। नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय टच, या इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन भी। कोई भी इसमें क्या होता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है उसमें एक चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है। तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को मतलब चार्ज्ड है तो उस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट से टच कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होगा तो एक पे इलेक्ट्रॉन मतलब किसी एक बॉडी पे चार्ज ज्यादा होगा और किसी एक बॉडी पे चार्ज कम होगा। तो जिसपे ज्यादा होगा उसको हम निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे और जिसपे कम होगा उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हम देखेंगे इंडक्शन होता क्या है। पहले
इंडक्शन जो है हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी चार्ज बॉडी को यूज करते हैं किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए, वो भी जो चार्ज बॉडी है उसको अनचार्ज बॉडी से बिना टच कराए और बिना और जो चार्ज बॉडी है उसका इलेक्ट्रॉन भी कोई लूज नहीं होगा। तो अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करें इंडक्शन को, तो डेफिनेशन हमारा होगा इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच a charged body can be used to create other charged body without touching or losing its own electron। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि कोई दो ऑब्जेक्ट, दो अनचार्ज बॉडी है, आपस में एक दूसरे के टच में रखे हैं, उसमें अगर हम किसी चार्ज बॉडी को उनके पास लाएंगे, टच नहीं करवाएंगे, उसके अगर पास लाएंगे तो क्या होगा कि ये जो अनचार्ज बॉडी है, इस अगर हम मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज ला रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे तो ये अनचार्ज बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस अनचार्ज बॉडी के निगेटिवली चार्ज जो है एक साइड आ जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज एक साइड आ जाएंगे। अगर उसके टच में हम कोई बॉडी रखे हैं जो अनचार्ज है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एक साइड पे कम हो जाएगी, तो दोनों अगर टच में है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो कोई एक बॉडी जो है चार्ज हो जाएगी और एक अनचार्ज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम मतलब कोई दोनों बॉडी जो है चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद अगर हम ये जो चार्ज बॉडी उसको हटा लेंगे तो देखेंगे कि किसी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और किसी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमारी जो अनचार्ज बॉडी थी वो चार्ज हो गई। तो जिसपे इलेक्ट्रॉन कम होगा उसको हम प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे, और जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसको हम निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम्स लॉ हम डेफिनेशन पहले देखते हैं इसका। तो इसमें लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them and acts along the line joining their centers। मतलब ये हुआ कि कूलाम्स लॉ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के। तो हम देखें तो F जो है force is directly proportional to the magnitude of charge। मान लेते हैं चार्ज Q1 और Q2 है, and inversely proportional to the distance between them, distance of square between them। तो ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा K आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम K बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही होता है हमारा कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको बोलते हैं, जिसमें K की जो वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। एक और चीज अगर हम इसमें देखें कि इसमें एक आता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर एक और चीज यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। फिर इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये एक टॉपिक, मतलब ये जो है इसमें हम मेनली समझेंगे कि अगर मतलब दो चार्ज जो रखे हैं वो किस मीडियम पे रखे हैं इस पे भी डिपेंड करता है एज कंपेयर टू एयर। तो अगर एयर में, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है
एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम की, एब्सोल्यूट जिस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है जो एप्सिलॉन होता है। और यहाँ पे जो एफ इक्वल यहाँ पे के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ही होता है। नेक्स्ट है हमारा ई आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी होता है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एयर की रिस्पेक्ट में परमिटिविटी या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम का कैसे निकालते हैं, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये एप्सिलॉन जो आता है उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी आता है। तो ये अगर कोई चार्ज, ये फॉर्मूला जो होता है हमारा वैक्यूम के केस में होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पे के की जो वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है वो वैक्यूम के केस में है। क्यों? क्योंकि यही अगर रिलेटिव परमिटिविटी अगर देखें वैक्यूम की तो वो ई आर जो है वो 1 के बराबर होती है वैक्यूम के केस में। वैक्यूम के केस में 1 के बराबर होती है तो एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाती है। तो यही है हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज में हम देखेंगे मेनली 2 केस देखना है इसमें हम देखते हैं सुपरपोजिशन के बारे में। सुपरपोजिशन जो है ना वो 2 केस बताता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई चार्ज Q है, उसके साथ साथ यहाँ पे ढेर सारे चार्ज रखे, मान लेते हैं Q1 Q2 Q3। अब इस Q1 और Q के बीच में जो फोर्स लगेगा मान लेते हैं F1 लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये Q2 और Q के बीच में जो फोर्स लगेगा मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लगेगा F2। Q3 और Q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लगेगा F3। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है हमारा वो ये बताता है कि इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इंडिविजुअली फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा फर्स्ट केस, तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। और भी चार्ज होंगे तो प्लस डॉट 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 जितने भी Fn तक होगा, n चार्जेस है तो Fn जो है वेक्टर की सम के बराबर होगा नेट फोर्स जो है इस चार्ज पे, जिस चार्ज पे निकालना है। एक ये हो गया। और दूसरा ये बताता है कि ये जो चार्ज Q1 और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इस Q2 और Q3 के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर Q2 है मतलब Q1 और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है Q1 और Q के बीच में अगर Q2 नहीं है तब तो अगर और फिर उसको अगर ला भी दिया जाए तो भी F फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, मतलब कि डिपेंड नहीं करता कि किसी भी 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो किसी अनदर चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता।
तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छे से हम पढ़ देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टॉक्स अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट है हमारा, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। यही पहला हो गया। नेट फोर्स जो है किसी भी चार्ज पे वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, द इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दूसरा ये हो गया हमारा कि इन दोनों के बीच में जो चार्ज लग रहा है वो इसके और इसके वजह से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है। ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक ऐसा, किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करें, तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमें बताता है कि कोई चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लाएंगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी Q चार्ज को ला रहे हैं जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। इसको हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमारा बताता है फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लेते हैं इसको यहाँ पे लाए तो क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। अब हमें फील्ड, ये Q1 है, फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना हो तो फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं E से। फोर्स, इस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है यही हमारा बताता है फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स की वैल्यू इतनी है कि Q1 Q बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे का Q का क्या कैंसिल हो गया, तो हमारा E की वैल्यू जो है वो आ गया Q बाई R स्क्वायर। ये है हमारा फील्ड इंटेंसिटी। और इसमें एक नोट करके दिया है कि फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड लाइंस होता है मतलब एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हमें मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को विजुअलाइज करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन को हम कंसिडर करते हैं, समझने के लिए सिर्फ। तो जो इसमें लिखा है हम पहले वो बता देते हैं। तो इसमें लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज गिवन बाय फैराडे टू विजुअलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, इसको विजुअलाइज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको बताया कौन था, फैराडे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक इमेजिनरी, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है।
किसी भी चार्ज के अराउंड स्ट्रेट या कर्व्ड इमेजिनरी या लाइन कंसीडर करते हैं हम, जिसपे अगर हम किसी टेंजेंट को, जहां मतलब उस लाइन पे कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो टेंजेंट की का जो डायरेक्शन है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फर्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में मेनली हम देखेंगे कि फर्स्ट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और निगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्यों नहीं, मतलब दो फील्ड लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जहां पे कट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट, when we draw tangent there will be two tangent and also two directions। तो दो टेंजेंट हो, जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे हमें दो टेंजेंट मिलेंगी और दो टेंजेंट का अलग अलग डायरेक्शन। तो उस पॉइंट पे जो है दो दो डायरेक्शन हमें फील्ड लाइंस का मिलेगा। तो कौन सा सही है कौन सा गलत, या विजुअलाइज हम नहीं कर पाएंगे कि सही वाला कौन सा है। इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जिस रीजन में उनका डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर डेंसिटी फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि अगर देखें हम क्लोज्ड लूप अगर बनाएंगे, इसमें भी अगर हम किसी पॉइंट को क्लोज्ड लूप बनाएंगे मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इसमें ऐसे घूम रही हैं। अगर हम किसी पॉइंट को कंसीडर करें, मान लेते हैं इस पॉइंट को कंसीडर करें, तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और फिर यहीं पे एंटर भी कर रही है। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट भी हो रही है, एक ही पॉइंट से में एंटर भी कर रही है। तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव एनी ब्रेक, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। और एक ये भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का होता है, वो कहीं ब्रेक नहीं करता। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एक सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है दो चार्ज का। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यानी कि कोई दो चार्ज है जो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं, तो किसी डिस्टेंस पे रखे हैं। तो इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमें मेन डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ बताने के लिए कॉन्सेप्ट है जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है ये भी देख लेते हैं।
डिनोट करते हैं पी से। पी जो है हमारा कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, ये अगर क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू है, किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, मान लेते हैं वो डिस्टेंस 2l है। तो इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है। तो वो जो है हमारा इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। उसकी मैथमेटिकली वैल्यू जो होती है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस टॉपिक में, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है इसमें हमें मेनली दो केस देखना है। एक केस ये कि कोई डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल रखा है, उसके एक्सियल पॉइंट पे यानी डाइपोल के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और दूसरा केस ये है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल रखा है, अब उस डाइपोल के परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम देखते हैं इन दोनों केस को। केस फर्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डाइपोल रखा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। इसके एक्सियल यानी इसके एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखते हैं इस पॉइंट पे इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, वो इस साइड होगा, उसको मान लेते हैं E1। और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो उसको मान लेते हैं E2। और ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो L, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L हो गया, ये हो गया। और इस मिड पॉइंट से इस ये पॉइंट चार्ज को हम जहां पे लाए हैं वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R के बराबर। ठीक, अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट जो है वो हमारा हो जाएगा E1 माइनस E2। पहले तो दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो माइनस होगा। अब किसमें से किसको माइनस करेंगे ये पता करने के लिए ये देख लिया हम कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। दैट्स व्हाई E नेट इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 की वैल्यू क्या होगी, K Q
इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देखें तो इतना r है, इतना l है, तो r माइनस एल हो गया इसके बीच का डिस्टेंस, और ये जो है r प्लस एल के बराबर होगा। के क्यू कॉमन लेंगे, ये हो गया ना। अब यहाँ पे आर आर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4rl इज इक्वल टू, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे 4rl हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ये 2 कैंसिल हो गया, 2 4rl हो जाएगा। 4rl में ये ऐसा नहीं कैंसिल करते हैं, लिख देते हैं, अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे। अब इसको हम डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू भी तो है, अब कहाँ लिखे हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे लिख रहे हैं E नेट इज इक्वल टू तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे E नेट इज इक्वल टू Q इंटू 2L जो है वो हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट P के बराबर, तो P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो, R इज मच ग्रेटर देन L, देन E नेट जो है हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L होगा नहीं तो R की पावर 4, एक R कैंसिल हो गया, तो 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। सही है। अब हम दूसरा केस देखते हैं।
केस हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये हो गया हमारा डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l, ये इतना हो गया l और ये इतना हो गया l। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे हम क्यू चार्ज को लेके आते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है वो रिपल्सन होगा, E1 मान लेते हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको हम मान लेते हैं E2। ये जो डिस्टेंस इसको मान लेते हैं D। ये जो होगा हमारा ये D और ये L, तो हमारा ये हो जाएगा रूट में D नहीं, इसको भी हम पिछली बार जो है सेंटर से जो जिस पॉइंट पे ला रहे थे उसका डिस्टेंस r मान लेते, तो इसमें भी r मान लेते हैं। ये लेंथ जो है हमारा हो जाएगा रूट में r² प्लस l², पाइथागोरस थ्योरम, ये भी उतना ही होगा। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा इधर हो जाएगा, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो E1 cos थीटा। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा, और इसको E1 को ब्रेक करेंगे परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, तो E1 sin थीटा। ये हो गया। अब हम देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देखते हैं पहले। E1 जो है, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा K Q बाई r² प्लस l²। E2 जो है ये हो गया हमारा E1 ये इस चार्ज के पास Q को ला रहे हैं, तो KQ बाई r² r जो है r² प्लस l² रूट में r² प्लस l² के बराबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r² प्लस l² हो जाएगा। वैसे ही अगर E2 देखें तो ये जो लेंथ है वो भी रूट में r² प्लस l² के बराबर होगा, तो इसका ये जो E2 है वो भी हमारा उसी के बराबर आएगा, KQ अपॉन r² प्लस l²। तो हम अगर देखें एक इधर E1 y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो E1 जो है सेम मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 और E2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला y डायरेक्शन वाला जो केस है, जो कंपोनेंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे तो E नेट जो है हमारा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, E1 cos थीटा के बराबर। तो 2 E1 की वैल्यू हो गई KQ अपॉन r² प्लस l² cos थीटा। ठीक, अब cos थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो थीटा जो है हमारा वो हमारा आ जाएगा, थीटा जो हमारा बेस अपन हाइपोटेनस होता है, बेस है हमारा L, हाइपोटेनस है रूट में r² प्लस l²। ठीक, तो थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं, cos थीटा की वैल्यू 2KQ अपॉन r² प्लस l² इंटू cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारा बेस अपन हाइपोटेनस R
कॉस थीटा की वैल्यू हमारा होगा एल अपॉन होगा ना रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये होगा हमारा ठीक, ये इतना हो गया। अब हम देखें 2q इंटू 2l जो है वो हमारा p के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ई नेट जो है हमारा इज इक्वल टू p 2l और q इंटू 2l जो है वो डाइपोल मोमेंट के बराबर यानी p के बराबर हो गया। तो k p या k को ब्रेक कर देते हैं हम 1/4πε0 में, तो p अपॉन 4πε0 इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर एल जो है आर जो है हमारा मच मच ग्रेटर देन एल होगा तो ई नेट जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा पी अपॉन 4πε0 एल कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो आर क्यूब के बराबर। ई नेट जो है हमारा आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे P अपॉन 4πε0 आर क्यूब। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम रखें तो डाइपोल जो है वो फोर्स लगाता है, मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल पे फोर्स लगाता है। वो उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि फोर्स जो है कितना होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, नहीं ये लास्ट टॉपिक नहीं है, इसके बाद हमको क्या देखना है बिहेवियर ऑफ डाइपोल। हाँ अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ देखना है, वो गॉस लॉ जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक। पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से। बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर डाइपोल रखा है -q है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है, तो इस पे जो है फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर लगाएगा, मान लेते हैं F1, ये इधर लगाएगा F2। F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो वो नेट फोर्स जो है वो इस पे 0 हो जाएगा डाइपोल पे। लेकिन नेट टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा। देखिए अगर कोई चीज ऐसे हम इसको हम ऐसे पकड़े हैं, इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो 0 होगा। लेकिन ऐसे ही रोटेट इसको करा मतलब रोटेट होगा
तो उसपे नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होगा, तो रोटेटिंग फोर्स को ही तो टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसका टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क जो है हमारा होता है, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, और ये जो है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स जो है इस पे, ये जो फोर्स है वो क्यू ई के बराबर लगेगा। कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा है तो उसपे जो फोर्स लगता है वो फील्ड इंटेंसिटी तो कहलाता है। तो E इक्वल टू F बाई क्यू हो गया। तो फोर्स कितना, फोर्स अगर हमको निकालना है तो F इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा QL साइन थीटा होगा, 2L साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू, देखें हम 2L इंटू क्यू जो है P के बराबर हो गया, तो PE साइन थीटा। टाउ जो है P क्रॉस E होगा। ये हो गया हमारा टाउ का मैथमेटिकल डेफिनेशन। जो डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसपे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क किसके बराबर होगा? P क्रॉस E के बराबर। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम कैसे रख रहे हैं उसको। तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो अगर हम फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज जीरो व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ जीरो, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाइपोल है या तो 0 डिग्री के एंगल पे, मतलब ऐसे रखा हो तो वो उसको रोटेट नहीं मतलब अगर कोई चीज ऐसे रखा है इक्वल, मतलब जितना फोर्स इसको नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये डिस्प्लेस होगा नहीं होगा, तो ना तो रोटेट करेगा। तो नेट फोर्स और इस पोजीशन पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो है वो दोनों जीरो के बराबर होगा। और या तो मतलब कि फोर्स इधर लग रहा हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई इधर से फोर्स लग रहा हो, यानी 180 डायरेक्शन में रखा हो। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में हो और डाइपोल जो है डाइपोल ऐसे रखा हो, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो या 180 के डायरेक्शन में हो, तो भी उसपे जो है नेट टॉर्क जो है जीरो होगा। नेक्स्ट है when the dipole is parallel to the field, it is known as the position of stable equilibrium, and when it is anti-parallel, it is known as the position of unstable equilibrium. तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क जो है वो जीरो होगा। जीरो है तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम जो है मेनली इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है हमारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में किसी भी चार्ज या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। उस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और दूसरा जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन पे फिक्स है, उस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगा के किसी दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हम तो हमारा इसमें क्या रहा था कि व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पोजीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब एंटी पैरेलल है तो उस पोजीशन को हम मतलब उस कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर डाइपोल रखा है तो उस
केस में जो नेट टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन नॉन, अगर कोई डाइपोल रखा है तो उसपे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा, और टॉर्क जो है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन से मतलब कैसे पोजीशन पे रखा है, उसके ओरिएंटेशन पे, डाइपोल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फ्लक्स का मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को कितने फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वो हमारा बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है फ्लक्स जो है। और एरिया जो है वो जिस सरफेस को क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ जो है वो हमें बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। जो हमारा फ्लक्स होता है, गॉस लॉ होता है, वो बताता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड। फ्लक्स किसके बराबर होता है? ई डॉट डी एस के ना। कोई एरिया है, ये इसको कितने फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है। मान लेते हैं चार्ज है इसमें कुछ, तो हमारा गॉस थ्योरम जो है वो हमें बताता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज इन द गिवन सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एस होता है। डीएस जो है एरिया है, ई ए को मान लेते हैं, एरिया जो है वो डीएस है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू इनक्लोज बाई ε0। यही होता है हमारा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस लॉ से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। यानी कि गॉस लॉ जो है वो मतलब वो एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन क्लोज सरफेस पे ही। और द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन रिफर्स टू ऑल द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। यहाँ पे राइट साइड में जो Q है वो उसका मतलब ये Q जो है जो सरफेस हम लिए हैं उसके अंदर जितने भी टोटल चार्ज हैं वो सिर्फ उसकी वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट है हमारा द टर्म E ऑन द लेफ्ट साइड इज ड्यू टू द ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के अगर बाहर भी कोई चार्ज है तो इस चार्ज का और अंदर जो चार्ज है वो चार्ज दोनों का इफेक्टिवली मिला के जो फील्ड आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है। और नेक्स्ट है द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस एंड इट कैन नॉट पास थ्रू अ पॉइंट चार्ज, कैन पास थ्रू अ कंटिन्यूअस चार्ज। और ये बता रहा है कि क्लोज्ड जो सरफेस है वो उसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं और ये पॉइंट चार्ज से पास नहीं करता। और कैन पास मतलब हमेशा कोई कंटिन्यूअस चार्ज से ही पास करता है। नेक्स्ट हमारा गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस एज सीन इन कूलम्ब्स लॉ। एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल रिजल्ट इन डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ।
ये बता रहा है कि गॉस लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में होता है। अगर एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल रिजल्ट इन डिपार्चर फ्रॉम इट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर गॉस लॉ ब्रेक करता है तो इसका मतलब कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो भी हमारा सही नहीं है। अब मेनली इस गॉस लॉ में हम दो केस देखेंगे जो कि हमारे रेड्यूस्ड सिलेबस में है। तो मेनली हमें देखना है कि फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, और दूसरा हमें कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब गॉस लॉ जो है वो मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काम आता है। जो हम उसको हम नॉर्मली भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटीग्रेशन से करके निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए गॉस लॉ उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए आता है। तो गॉस लॉ से जो है थोड़ा सा कम, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं, गॉसियन सरफेस लेके करते हैं। तो मेनली हम दो केस देखते हैं, एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दूसरा हम प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखते हैं उसको भी जल्दी जल्दी, लास्ट है हमारा।